हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस का होने वाला है। इसमें हम 2024-25 का पेपर देखने वाले हैं और जो सब्जेक्ट है आपका जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। तो सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक जरूर कर दें, सभी लोग लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि एक वीडियो और लाऊंगा इसका मैं एक बोले तो मैं अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना कर लाऊंगा उस वीडियो में। तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना सभी लोग सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो पहला प्रश्न है साथियों, विच टाइप ऑफ मार्केट वाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो किस प्रकार का बाजार उत्पादन प्रक्रिया में आगे की प्रक्रिया का उपयोग के लिए माल और सेवाओं को खरीदता है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बिजनेस। तो किस प्रकार का बाजार उत्पादन प्रक्रिया है जो कि आगे की प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए माल और सेवाओं को खरीदता है? तो व्यापार का जो बाजार है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर नीड्स एज इनपुट्स बाय मार्केटर्स और दैट आर अफेक्टेड बाय मार्केटिंग एक्टिविटीज आर रेफर्ड टू एज। विपणक द्वारा इनपुट के रूप में आवश्यक प्राकृतिक संसाधन या जो विपणन गतिविधियों से प्रभावित होते हैं उन्हें संदर्भित किया जाता है। उन्हें किस रूप में संदर्भित हम करते हैं? तो दूसरे का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या नेचुरल एनवायरनमेंट या प्राकृतिक वातावरण के रूप में हम उनको संदर्भित करते हैं। अगला है, किसी भी विपणन प्रक्रिया के केंद्र में है, एट द सेंटर ऑफ एनी मार्केटिंग प्रोसेस। तो किसी भी विपणन प्रक्रिया के केंद्र में क्या है पूछ रहा है। तीसरे का ऑप्शन ये सही हो जाएगा, उपभोक्ताओं को लक्षित करें। तो टारगेट कस्टमर। मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है, आपने अगर मार्केटिंग नाम सुना हो तो उसमें जो कस्टमर होते हैं उनको ही टारगेट किया जाता है। तो बेसिक सीधी सी बात यही है। अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग फंक्शन रिलेटिंग प्रदान करता है। तो मार्केटिंग फंक्शन रिलेटिंग नहीं, रिटेलिंग है, सॉरी, रिटेलिंग जो है वो क्या प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्लस यूटिलिटी। ठीक है, तो जो मार्केटिंग है वो क्या करता है, स्थान वो प्लस यूटिलिटी बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसमें अगर मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो मैं बनाऊं। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको उस वीडियो की नीड है। उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें, स्थान उपयोगिता क्या होता है, समय उपयोगिता, रूप उपयोगिता, ये सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। तो मतलब कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, मैं जो है वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण और ग्रेडिंग से संबंधित निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो 5वें का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड वी, ए और वी दोनों। तो कृषि उत्पादों के मानकीकरण और ग्रेडिंग से संबंधित निर्णय लेने में मदद मिलती है, तो खरीद में मिलती है और बेचने में मिलती है, दोनों हो जाएंगे बाइंग सेलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्केटिंग टर्म्स द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय 1 यूनिट ऑफ करेंसी इज कॉल्ड। विपणन के संदर्भ में मुद्रा की एक इकाई द्वारा खरीदी गई वस्तुओं सेवाओं की मात्रा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? खरीदी गई जो वस्तु या सेवाओं की मात्रा है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें बेसिकली आपको ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसकी आपको लैंग्वेज कठिन लग सकती है, बल्कि पूछ तो बहुत सरल चीज रहा है। मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसकी लैंग्वेज आपको कठिन लग सकती है, तो लैंग्वेज को आप उसको ब्रेक डाउन करना सीखिए कि क्या पूछ रहा है, उसको 2 बार 3 बार इसको पढ़िए अच्छे से। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। मुद्रा की एक इकाई द्वारा, यानी मुद्रा यानी कि कोई करेंसी है, अपने यहाँ की करेंसी क्या है, रुपी है, तो आप रुपी से क्या खरीद रहे हैं? ठीक है, खरीदी गई वस्तु सेवाओं की मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो उसकी जो शक्ति है मुद्रा की, मुद्रा यानी कि हमारे यहाँ रुपया चलता है, तो रुपया की शक्ति को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं साथियों, 6वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, उसको हम परचेजिंग पावर बोलते हैं। तो वो मुद्रा की क्या है, परचेजिंग पावर है या क्रय शक्ति होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ मेजर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन एक्यूपलाइजिंग द मार्केटिंग प्रोसेस इज नोन एज। विपणन प्रक्रिया को पूरा करने में की गई एक
प्रमुख विशेष गतिविधि के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, क्या मार्केटिंग फंक्शन। तो क्वेश्चन को आप समझते चलिएगा, दोबारा पढ़ करके या वीडियो को बैक करके भी देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा यूज्ड फॉर रिसर्च इज कॉल्ड। वह डेटा जो कि पहले से एकत्र किया गया है, आंकड़े हैं, उसको हम अनुसंधान में या रिसर्च के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसको सेकेंडरी डेटा या प्राइमरी या अवेलेबल डेटा क्या बोलेंगे, या डेटा एंट्री? उसको डेटा एंट्री तो नहीं बोलेंगे, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। 8 में का ऑप्शन ए है, उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। पहले से कलेक्ट किया गया डेटा है और उसका हम इस्तेमाल रिसर्च में कर रहे हैं, उसको हम सेकेंडरी डेटा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन DMI इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑन विच एमंग फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। तो देखिए, आपको घुमाया जा रहा है क्वेश्चन में, आपको गोल गोल घुमाया जाता है, ऐसे घुमा के पूछता है क्वेश्चन, समझे? तो विपणन और निरीक्षण निदेशालय, जिसको हम DMI बोलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, अटैच्ड ऑफिस ऑफ विच एमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। इसमें यह पूछना चाह रहा है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये पूछना आपसे चाह रहा है। देखिए, कौन सा मंत्रालय से संबंधित है, ये मतलब कितना घुमा के पूछ रहा है, कितना लैंग्वेज लेंथी दे रहा है। तो ये आपका टेस्ट करता है आपकी नॉलेज को यहीं से। तो ये किससे, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। ठीक है, इससे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन सी ही होगा, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं, एक मतलब कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार समझिएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने को मिला है, पहली बात ये समझिएगा। तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन DMI है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये सीखने को आपको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो कृषि उपज के लिए गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कृषि की कोई उपज है जो हमें यील्ड प्राप्त होती है, उसकी क्वालिटी को सर्टिफिकेट कौन करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर आपका एग मार्क हो जाएगा। क्या? एग मार्क हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के लिए एग मार्क। तो मैंने जो है पेड ग्रुप में इसको दे रखा है, एग मार्क को बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा, मैं करवाया भी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है? सभी लोगों को एक सूचना देनी है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का और इंस्टाग्राम का। सभी लोग फॉलो ज्वाइन कर लेना, जो कुछ भी है वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। स्टोरिंग मिल्क क्रिएट्स, तो मिल्क को अगर हम स्टोर कर रहे हैं, दूध का भंडारण कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसकी क्या? तो इकोनॉमिक्स में हम ये चीज पढ़ रहे हैं, मतलब कि अगर हम किसी चीज को स्टोर करके रख रहे हैं, अगर स्टोरेज पूछे आपसे कि स्टोरेज से क्या होता है, ठीक है, तो स्टोरेज से हमेशा क्या होगा, टाइम यूटिलिटी बढ़ेगी, कि आपने आज उसको स्टोर कर लिया फिर कल आप उसको बेचोगे, मतलब कि कुछ टाइम बाद बेचोगे उसको। तो टाइम यूटिलिटी यानी कि जब उसके दाम बढ़ जाएंगे तब आप उसको बेचोगे, तो उससे आपकी टाइम यूटिलिटी बढ़ेगी, यानी समय उपयोगिता बढ़ेगी उससे। ठीक है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। स्थान उपयोगिता कब बनती है? जब आप क्या करते हो, जो भी आपका है, कोई भी चीज है, चाहे मिल्क मान लीजिए, चाहे फ्रूट्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसका आप अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इसका एग्जाम्पल आपका क्या है, जो स्थान उपयोगिता है। देखिए, मैं इसलिए समझाता हूं, ये चीजें आपकी यही पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो अच्छे से सुनिएगा। जो स्थान उपयोगिता है वो कैसे बनती है, ये तो मैंने बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि किसी भी चीज को हम अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो परिवहन बोलते हैं उसको, परिवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए हिमाचल प्रदेश में एप्पल का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, तो वहां पर इसकी उपयोगिता कम होगी। क्या होगी? उपयोगिता कम होगी। उपयोगिता कम क्यों होगी? क्योंकि वहां पर जो सेब है वो आलू के समान है। हमारे यहाँ जैसे आलू बिकता है 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, इसको ऐसे समझिए, आलू के समान है, तो वहां पर उपयोगिता कम है। अगर वही सेब अगर अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में लेकर आए, पंजाब में लेकर आए या राजस्थान में लेकर जाएं, तो उसकी उपयोगिता दुगनी और तिगनी बढ़ जाती है, वो 100 रुपए 200 रुपए किलो बिकता है। ठीक है, तो ये कैसे बिका? इससे स्थान उपयोगिता बोलते हैं इस इकोनॉमिक्स में, कि भाई अगर आपने स्थान जहां पर इसकी कीमत ज्यादा है, उसको अगर हम परिवहन करके, ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाएंगे, तो उसकी स्थान उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको स्थान उपयोगिता समझ में आ गया होगा। अब फॉर्म यूटिलिटी के हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्म यूटिलिटी, सारी यूटिलिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है? जैसे मान के चलिए आपके पास गेहूं है, अब गेहूं तो मान के चलिए 25 रुपए किलो बिकता है, 25 रुपए केजी। अभी लगभग जो एमएसपी है लगभग गेहूं का 2585 रुपए है, तो मैं 26 रुपए किलो इसको मान लेता हूं, 26 रुपए केजी आपका गेहूं बिकता है।
अगर आप इससे गेहूं से अगर आटा बना दें, इसका रूप बदल दें, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर्म यूटिलिटी, इसका फॉर्म चेंज कर दें या रूप बदल दें इसका, इसको आटा बना दें या इसका दलिया बना दें, या फिर इसी से आप बिस्किट बना करके बेचें, ठीक है, बिस्किट बना करके बेचें, या फिर कोई अगर ऐसा लोग हैं जो कि होटल वगैरह चलाते हैं, वो उसकी जो है रोटी बनाकर बेचते हैं, तो भाई उसकी यूटिलिटी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो उसकी फॉर्म यूटिलिटी बढ़ जाती है। फॉर्म यूटिलिटी आपने देखा होगा कि आलू आपके सामने कितना, मैं आलू बार बार इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ सकें, आपके लिए फेमिलियर चीज है आलू, ठीक है। पोटैटो जो है वो 20 रुपए के जी आसानी से मिल जाता है, 20 रुपए 10 रुपीज के जी भी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। अगर और उसी आलू से बना हुआ चिप्स, चिप्स मतलब कि उसमें क्या फॉर्म यूटिलिटी उसमें दी गई है, फॉर्म यूटिलिटी यानी उसका रूप बदला गया है, तो वही चिप्स आपको 10 रुपए में आपको कितना चिप्स दिया जाता है, मुश्किल से 20 ग्राम 30 ग्राम समथिंग, इतना भी नहीं दिया जाता, कम दिया जाता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 20 ग्राम चिप्स आपको 10 रुपए में दिया जाता है, तो वही 10 रुपए किलो आलू और उसी आलू से बना चिप्स, उसका रूप बदल गया तो कितनी कीमत उसकी बढ़ गई। इस यही होता है फॉर्म यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस पर मैंने ज्यादा समय दिया है, तो अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटे किसानों के पास आमतौर पर जमीन होती है, तो जो छोटे किसान होते हैं उनके पास जमीन कितनी होती है, छोटे यानी स्मॉल फार्मर्स, इसको आप इंग्लिश में देखिएगा स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं। फार्मर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि मार्जिनल फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, फिर आपके सेमी मीडियम होते हैं, मीडियम होते हैं, लार्ज होते हैं। बाकी सबका मैं आपको जो ग्रुप मैंने बताया है आप ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं बता दूंगा आपको सब कुछ क्या होता है, ठीक है, अलग से वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो स्मॉल फार्मर जो है उसका सही आंसर 12 में का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं, 1 से 2 हेक्टेयर तो ये हो गया, ठीक है। अगर 1 हेक्टेयर से नीचे पूछे तो ये होता है आपका मार्जिनल फार्मर। कौन होता है, मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको सीमांत किसान बोलते हैं, याद आ गया, क्या बोलते हैं, सीमांत किसान। किसको, मार्जिनल फार्मर को सीमांत किसान बोलते हैं। 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास भूमि होती है, 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, तो 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास होगी वो मार्जिनल फार्मर होगा, और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच जिसके पास होगी वो स्मॉल फार्मर कहलाता है। बाकी आगे हम इसमें क्वेश्चन मिलेगा तो आगे और भी डाउट क्लियर आपके करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना हुई 1965 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में खाद्यान्न उत्पादन के लिए खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, कौन सी एजेंसी है जो कि खरीद के लिए जिम्मेदार होती है, या खाद्यान्न यानी कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसके खरीद के लिए, उसको बाय करने के लिए, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, भंडारण स्टोरेज के लिए जिम्मेदार होती है, कौन सी है, तो उसका सही आंसर साथियों आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ये पूछा गया था आपसे पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जोड़ा पूछ रहा है, कौन सी जोड़ी है जो कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपसे क्रांति पूछ ली गई है, रिवॉल्यूशन पूछ लिए गए हैं। तो जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है वो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ब्लू क्रांति मछली से संबंधित है। पीली क्रांति बिल्कुल तिलहन से संबंधित है। राउंड क्रांति ये आपका गलत हो गया, क्या राउंड क्रांति टमाटर से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, बाकी सब सही है। बाकी ये गलत दे दिया आपका कि राउंड रेवोल्यूशन जो है ये टमाटर से नहीं, ये आलू से संबंधित है। देखिए मैं आलू आलू कर रहा था, जब से आलू ही आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है, आलू आलू कर रहा था, ठीक है, आलू ही आ गया, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आलू से संबंधित है, ये टमाटर से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, राउंड रेवोल्यूशन, राउंड क्रांति। और टोमेटो से संबंधित कौन सा क्रांति है वो भी समझ लीजिए, तो रेड रेवोल्यूशन, टमाटर लाल लाल होता है, लाल टमाटर खाऊंगा, ठीक है, सुना होगा। रेड रेवोल्यूशन जो है वो संबंधित है आपका किससे, लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है। लाल क्रांति जो है बेसिकली वो टमाटर और मांस उत्पादन, एग्रीकल्चर में अगर पढ़े तो वो टमाटर और मांस उत्पादन दोनों से संबंधित है। और इसके जो रेड रेवोल्यूशन है इसके जनक माने जाते हैं विशाल तिवारी, ठीक है, रेड रेवोल्यूशन के विशाल तिवारी जाने जाते हैं, ठीक है। और बाकी सब रेवोल्यूशन के कौन का कौन है आपको पता ही होगा, ठीक है, नहीं है तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। कृषि व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है, जो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है उससे क्या तात्पर्य है। 16 में का सही आंसर ऑप्शन सी है। जो कृषि व्यवसायीकरण है उसका आंसर है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल, बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन करना ही कृषि व्यवसायीकरण होता है। अगला है,
एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इन इज हार्ड टू एडॉप्ट बिकॉज कृषि प्रौद्योगिकी को अपनाना मुश्किल है, क्योंकि क्यों मुश्किल है, क्योंकि क्या है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। यानी ये सभी कारण हैं जितने दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इससे स्थानीय परिस्थितियों में इसे स्थानीय परिस्थितियों में अपनाया जाता है, ग्रामीण लोग इसे अपनाने में संकोच करते हैं, किसान विफलता से डरते हैं। देखिए ये सब कारण हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसको बच्चे आराम से कर सकते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो नई नई आती है उनमें ये सभी कारण है। ये कारण और हो सकता है कि किसान अगर मान के चलिए अनपढ़ है किसान, तो भाई उसको आप किसी भी टेक्नोलॉजी को समझाओगे वो समझेगा ही नहीं, वो कहेगा जो मैं कर रहा हूं वही बेस्ट है, समझे। तो ये भी मेन कारण आपका हो सकता है किसान का, जो किसान की पढ़ा लिखा अगर नहीं है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक कृषि वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक है जो कृषि वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। 18 में का ऑप्शन डी है। ये सभी कारक जो हैं ये आपके कृषि की जो वस्तुओं की कीमतों को कर सकते हैं। क्या अपर्याप्त अगर भंडारण सुविधा है ये भी कर सकते हैं। आपूर्ति की अनिश्चितता, जरूरत से ज्यादा बिचौलिए अगर हुए तो ये भी आपका क्या कृषि की कीमत को कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब कम भी कर सकते हैं। ये सारे मुझे लगता है इससे कम ही होता है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स अबाउट व्हाट परसेंटेज इन द टोटल जीडीपी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी, भारत के जीडीपी में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना परसेंट हमको प्राप्त होता है पूछ रहा है। तो अबाउट 17 to 80% प्राप्त होता है, 17 to 18% प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसको थोड़ा सा ऑप्शन बी कर देता हूं अच्छे से। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक। तो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो कृषि उत्पाद की कीमत निर्धारण जैसे कारकों पर निर्भर करता है। तो कैसे कारकों पर निर्भर करता है। मौसम पर करता है, भंगुरता यानी कि पेरिशेबिलिटी पर करता है, मांग और आपूर्ति पर करता है, डिमांड और सप्लाई पर। तो ये सभी कारण आपके हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये भंगुरता क्या होता है ये आपको थोड़ा सा देखने में लग रहा हो, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो बता देता हूं। पेरिसेबिलिटी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मिल्क होते हैं और फ्रूट होता है, ये पेरिसेबल नेचर के होते हैं मिल्क और फ्रूट और वेजिटेबल्स। ये क्या है, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। इनका मार्केट जो है डेली का होता है, इनको डेली बेचना ही होता है, वरना ये खराब हो जाते हैं। डेली या 2 दिन में मैक्सिमम टाइम 1 दिन या 2 दिन का होता है, तो इसको हम पेरिशेबिलिटी बोलते हैं, भंगुरता। तो कृषि उत्पाद की कीमत निर्धारण जैसे कारकों पर निर्भर करता है, तो ये सभी इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, मार्केटेबल सरप्लस विल बी मोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें विपणन योग्य अधिशेष अधिक होगा। तो किसमें होगा। 21 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, कि कॉटन में होगा। विपणन योग्य अधिशेष किसमें अधिक होगा। विपणन योग्य अधिशेष क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाना चाहूंगा कि विपणन योग्य अधिशेष या मार्केटेबल सरप्लस वो होता है जो मात्रा किसान जो है उसके पास जो उपज हुई है उसका टोटल मात्रा वो मार्केट में बेचता है। ठीक है, बाजार में जाके बेचता है टोटल मान के चलिए उसके पास 100 क्विंटल हुआ, 100 क्विंटल में से वो कितने क्विंटल बेच रहा है, 100 में से 100 बेच रहा है या फिर कुछ घर के लिए बचा रहा है। तो इनमें से कौन सी फसल के लिए सबसे अधिक होता है ये मार्केटेबल सरप्लस। तो देखिए वो घर पे कॉटन को बचाकर क्या करेगा, इसको हम कैश क्रॉप भी बोलते हैं। क्या ये आपकी नकदी फसल भी है कपास में से। बाकी चावल को भी वो बचा सकता है अपने खाने के लिए, ज्वार को भी बचा सकता है अपने पशुओं के लिए या खुद खाने के लिए, चना को तो बचा भी सकता है, बचाता भी है किसान। मोस्टली किसान 20% 30% बचा के रखते हैं अपने लिए। बाकी कपास जो है किसान नहीं बचाते हैं, पूरा 100% मार्केट में बेचते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारी विपणन सफल नहीं था सिवाय। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग वाज नॉट सक्सेसफुल इन इंडिया एक्सेप्ट। तो किसके अलावा सक्सेसफुल नहीं था। 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिल्क, दूध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। तो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन से आपके कितने पॉइंट क्लियर हो रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात तो ये कि नाबार्ड की जो है 1982 में क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो द्वारा की गई थी, तो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन बी इसका सही होगा, टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्राथमिक गतिविधि द्वारा संचालित होती है, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से माध्यमिक और तृतीयक गतिविधियों पर पनपती है। जैसे तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ते जाइएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी यानी कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी। तो क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा साथियों। अगला है किसानों को उन्नत विधियों, समय और मौसम तकनीकी उपकरण विधियों जो है सॉरी एक बार फिर से पढ़ता हूं इसको। किसानों को उन्नत विधियों, समय और मौसम तकनीकी उपकरण, कीमतों और उनके कृषि उत्पादों को बेचने के लिए सर्वोत्तम बाजार के बारे में शिक्षित करना इस रूप में जाना जाता है। मतलब किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं किसके लिए, जो चीजें इस क्वेश्चन में दी गई हैं उन सभी के लिए। ये सभी आप पढ़ लो, तकनीकी उपकरण, कीमतों और मौसम सभी के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो सही उत्तर इसका 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको हम कृषि परामर्श कहते हैं, एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी बोलते हैं। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन, तो भारत में अधिकांश आबादी कहाँ रहती है, तो गांव में रहती है। ऑप्शन डी बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से कह सकते हैं, 36 का डी हो जाएगा। अगला है भारत में कृषि और ग्रामीण विकास की जरूरतों का कौन सा संस्थान ध्यान देता है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, तो 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर क्वेश्चन मिलेगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अभी यहाँ मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ, बाकी आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ये होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ इनकम जनरेशन इन रूरल एरियाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इज, कृषि के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन का पैटर्न है, तो क्या है, 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मौसमी यानी सीजनल। तो गांवों में कृषि पर जो निर्भर होते हैं उनको नियमित आय नहीं मिलती है, समझे, उनको सीजनल आय मिलती है। जैसे मान के चलिए जब उनकी फसल कटेगी, जब वो मार्केट में बेच के आएंगे तब उनको लाभ मिलेगा, समझे, तो सीजनल ही मिलती है, नियमित तो नहीं मिलती है, ना कोई फिक्स्ड होता है कि उन्हें इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो मेक इन इंडिया स्कीम का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मेक इन इंडिया स्कीम जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इनहेंस स्किल डेवलपमेंट, तो कौशल विकास को बढ़ाना। अगला है, भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या है, तो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कृषि के लिए, कृषि से संबंधित जो कमोडिटीज हैं जैसे गेहूं, धान वगैरह जो भी होते हैं उनको बेचने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो 30 का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको हम ई नाम कहते हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया था पिछली बार एजीटीए में कि ई नाम को कब स्टैब्लिश किया गया था, तो इसको 2016 में स्टैब्लिश बोल सकते हैं, या फिर ये कब आया था, तो ये 2016 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था टेक्निकल असिस्टेंट में एग्रीकल्चर के एग्जाम में, मुझे याद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता बाजारों के लिए जनसांख्यिकी विभाजन का हिस्सा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन फॉर कंज्यूमर सरप्लस, 31 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एज। आयु जो है वो आपका जो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आता है, जनसांख्यिकी विभाजन में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड हैबिट्स एंड लोकेशंस आर अफेक्टेड बाय, तो भाषा, पोशाक, भोजन और आदतों को स्थान प्रभावित होते हैं, तो कौन से स्थान होते हैं, 32 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संस्कृति, जो कल्चर है वो प्रभावित होते हैं, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा मूल्य का कार्य बढ़ रहा है, कौन सा है जो कि मूल्य का कार्य बढ़ा रहा है, तो इनमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आपूर्ति। आपूर्ति या सप्लाई बोलते हैं। अंडर मोनोपसोनी मार्केट वी हैव, मोनोपसोनी जो मार्केट है, देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, टाइप्स ऑफ जो मार्केट है, एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ मार्केट, ये टाइप्स ऑफ मार्केट से ही क्वेश्चन है, तो जरूर आएगा क्योंकि इसका नाम ही मार्केट है। ठीक है, तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा तो उसमें करवा दूंगा, वरना आप लोग जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां तो मैं दे ही दूंगा, जो ग्रुप है वहां पे कुछ इंपोर्टेंट मैं दे दूंगा, ये कठिन सब्जेक्ट है इसलिए। अंडर मोनोपसोनी मार्केट वी हैव, तो क्या होता है, 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिंगल वायर, यानी केवल खरीदार कौन होता है, एक खरीदार होता है मोनोपसोनी में। आपने एक शब्द सुना होगा मोनोपोली, सुना तो होगा, पढ़ा भी होगा, जो मोनोपोली है बहुत पूछा जाता है। ये मोनोपसोनी जो है, मोनोपोली क्या होता है, केवल किसी चीज का अगर केवल एक बेचने वाला है, सेवा देने वाला है, केवल एक ही है,
एक प्रोड्यूसर होना, किसी भी चीज का एक प्रोड्यूसर होना, उसको क्या बोलते हैं हम? मोनोपोली बोलते हैं, केवल एक। इसका परफेक्ट एग्जांपल रेलवे है भाई। रेलवे का कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है क्या कोई कॉम्पिटिटर? भाई कौन कंपटीशन करेगा रेलवे से? रेलवे तो अकेला ही चलता है पूरे भारत में। तो वही तो उसकी क्या मोनोपोली है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और मोनोपोली क्या होता है? किसी भी चीज का केवल सिंगल बायर है, केवल एक खरीदार है। तो मोनोपोली और मोनोपोली आपका कंफर्म हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता का सह अस्तित्व है। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी जो है उसका कैरेक्टर क्या है? 35 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। भारत जो है, अगर भारत का आपसे पूछे, भारत क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पूछे तो आप लगा के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ। तो घरेलू व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसके कारण भिन्न होते हैं? घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार का पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो बाकी जो है व्यापार प्रतिबंध, कारकों की गतिहीनता, विभिन्न सरकारी नीतियां, ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उत्पादों की कीमत अनुपात है तो देशों के बीच व्यापार वास्तव में उपयोगी हो सकता है। तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का ऑप्शन ए होगा, डिफरेंट होगा, यानी कि अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड अराउंड टू और मोर डिफरेंट, दो या अधिक अलग अलग देशों के व्यापार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। अगर दो अलग अलग देश व्यापार कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय ट्रेड बोलते हैं। A channel of distribution which uses a network of FPS fair price of is called। वितरण का एक चैनल जो GPS उचित मूल्य की दुकानों के एक नेटवर्क का उपयोग करता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर यूटिलाइज द मोस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। सहकारी समितियों के वितरण के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? 40 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्टिलाइजर या उर्वरक सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। सरकारी समितियों के वितरण के लिए सबसे अधिक उर्वरक का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, द बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग चैनल्स आर। तो विपणन चैनलों के लाभ क्या हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी लाभ हैं ऊपर दिए गए हैं, लागत की बचत और समय की बचत और वित्तीय सहायता, ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a key function that intermediaries play in reaching the consumers। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है जो मध्यस्थ उपभोक्ताओं तक पहुंचने में भूमिका निभाता है? क्या हो जाएगा उत्तर इसका? 42 का डाउट में है, बट इसका ऑप्शन ए सही लगा रहा हूं मैं। थोड़ा सा डाउट में लग रहा था, बट इसका मैं ऑप्शन ए लगा रहा हूं। बाकी अगर आपको लगता है कि इसका कोई और आंसर भी हो सकता है तो आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एन इनिशिएटिव दैट हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज इन रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एक पहल जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण महिला उद्यमियों में वृद्धि हुई है, कौन सी है? तो वो है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये बेसिकली इसमें महिलाएं ही जुड़ती हैं, स्वयं सहायता समूह। तो इसमें केवल महिलाएं ही जुड़ती हैं, याद रखिएगा। तो स्वयं सहायता समूह सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच मार्केटिंग फंक्शन एड्स पोजेशन यूटिलिटी टू अ प्रोडक्ट है। कौन सा विपणन कार्य एक उत्पाद में स्वामित्व उपयोगिता जोड़ता है? तो क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरीद और बाइंग एंड सेलिंग। देखिए केवल सारी यूटिलिटी मैंने बता दी थी उस क्वेश्चन में, केवल एक यूटिलिटी जो बची थी स्वामित्व की यूटिलिटी या फिर जो पोजेशन यूटिलिटी है वो भी आपके आ गई है यहाँ पे, तो वो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए जो बाइंग यूटिलिटी होती है या पोजेशन यूटिलिटी जो होती है, इसको हम स्वामित्व उपयोगिता बोलते हैं। ये क्या होती है? मान के चलिए कोई चीज किसान के पास है, जैसे मान के चलिए ट्रैक्टर है, यहाँ पे टी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रैक्टर है। अगर वो किसान ने उसको अगर रेंट पर लिया है तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी कम होगी, ठीक है। यूटिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि उसे उसका किराया भी देना है और वो अपना मनचाहा काम भी नहीं कर सकता है। उसके पास एक टाइम लिमिट है कि इतने दिन के लिए लाया है, ठीक है। अगर वही ट्रैक्टर अगर वो खरीद ले तो भाई उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको उसका किराया भी नहीं देना है, जब चाहे तब जैसे चाहे तैसे काम कर सकता है।
तो यही है कि उसने पोजीशन यानी कि उसने स्वामित्व कर लिया, किसका, ट्रैक्टर का, खरीद लिया या बेच दिया, तो उससे यूटिलिटी बढ़ती है। तो खरीदना और बेचना इसमें आता है, जो आपकी पोजीशन यूटिलिटी है। तो ऑप्शन बी सही होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इतने कम समय में इतना बड़ा कंसेप्ट समझाना बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 45 का क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देखिएगा। कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए यह विभाग स्थापित किया गया था। तो विपणन नीतियों के लिए और कार्यक्रम को लागू करने के लिए कौन सा विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट लागू किया गया था? ऑप्शन बी सही है इसका। कौन सा? DMI, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों कि DMI बार बार आपका आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं DMI से रिलेटेड। तो जो DMI है उसका फुल फॉर्म तो आपको पता चली गया कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन DMI होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए लिख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? तो हेड क्वार्टर, देखिए इनका हेड क्वार्टर भी पूछा जाता है, तो ये फरीदाबाद में है। कहां पर है? मैं इसको इरेज करता हूं, दोबारा लिखता हूं, यहाँ स्क्रीन पर बनता नहीं है इतना सारा। तो कहां पर है साथियों? तो फरीदाबाद में इसका है। फरीदाबाद यूपी में ही पड़ता है शायद, फरीदाबाद में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इज टू, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? 46 का आपका आंसर ऑप्शन ए है। क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करना, इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू एरिया एक्सपेंशन। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है कि भाई आप एरिया यानी कि क्षेत्रफल को बढ़ाओ और उससे क्या, प्रोडक्शन को भी बढ़ाओ। यही है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार का निर्धारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रेड, तो कौन सा है जो कि निर्धारण करता है व्यापार का? तो इनमें से सही उत्तर आपका साथियों 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी हैं जितने दिए गए हैं। टेस्टेज है, जो स्वाद है, पर कैपिटा इनकम भी है, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी है, तकनीकी परिवर्तन, तो ये सब चीजें हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना एम्स टू प्रोवाइड, प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य ... प्रदान करना होता है। 48 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग सुविधाओं के सार्वभौमिक पहुंच प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रमुख वो है, प्रमुख क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा, एकाधिकार बाजार में हमारे पास हैं। देखिए आ गया मोनोपोली, मोनोपोली आ गया, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ गया, पूछा गया था। देखो मोनोपोली मार्केट वी हैव, क्या होते हैं? वी हैव ओनली सिंगल बायर, सिंगल प्रोड्यूसर या बायर नहीं, सॉरी, सिंगल सेलर, क्या बोलते हैं? मोनोपोली। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? एकल विक्रेता या सिंगल सायर, एकाधिकार बाजार है जिसको इंग्लिश में हम मोनोपोली बोलते हैं, ठीक है, याद हो गया। अब हमने पढ़ा था मोनोप्सोनी, उसमें क्या था? उसमें केवल सिंगल बायर था। क्या था? सिंगल बायर था। किसमें? सिंगल मतलब एकल खरीदार था, किसमें? मोनोप्सोनी। याद रखिए, कंफ्यूज मत होना, मोनोप्सोनी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप कब पेश किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1992 में। किसके द्वारा किया गया था ये भी याद रखिएगा, ये आपका नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड के बारे में तो आपको बता ही दिया हूं बहुत कुछ। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अब साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिएगा। और जो लोग हैं सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद साथियों।